हम सब भारत के नक्शे को देखते हैं तो हमें राज्य तो साफ साफ दिख जाते हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो न तो पूरी तरह से राज्य हैं और ना ही सीधे तौर पर केंद्र का हिस्सा। जी हाँ, ये हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। और ये सिर्फ प्रशासनिक इकाइयां नहीं हैं, इनके पीछे हमारे संविधान की एक बहुत ही अनोखी और गहरी कहानी छिपी है। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। तो नक्शे पर ये जो 8 अलग अलग जगह दिख रही हैं, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं। दिल्ली की राजनीतिक उठापटक से लेकर अंडमान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन तक ये भारत की डाइवर्सिटी और चुनौतियों दोनों को दिखाते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर इन्हें राज्यों से अलग क्यों रखा गया, इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। आइए इस प्रशासनिक गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। देखिए, इसका कारण एक नहीं बल्कि कई हैं। सोचिए, एक तरफ हैं अंडमान और निकोबार जैसे द्वीप, जो देश की सुरक्षा के लिए इतने जरूरी हैं कि उन पर केंद्र का सीधा कंट्रोल होना ही चाहिए। और दूसरी तरफ पुदुचेरी जैसे इलाके हैं, जिनकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है, जिसे बचाए रखना जरूरी है। तो हमारे संविधान ने इन अलग अलग जरूरतों को एक ही सिस्टम में कैसे फिट किया। और यहीं पर एंट्री होती है केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो इलाके हैं जिन पर शासन सीधे केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट करती है। ये राज्यों से अलग हैं, जहां उनकी अपनी चुनी हुई सरकार होती है। और इस पूरे सिस्टम की नींव रखी गई है हमारे संविधान के भाग 8 में, जो हमें इसकी पूरी हिस्ट्री की तरफ ले जाता है। संविधान का पार्ट 8 सिर्फ कुछ कानून के पन्ने नहीं है, नहीं, ये उस दौर की कहानी है, साल 1956 की, जब भारत के अंदरूनी नक्शे को फिर से बनाया जा रहा था। भाषा और प्रशासन के आधार पर राज्यों की सीमाएं तय हो रही थीं, और उसी वक्त एक बड़ा सवाल सामने आया। देखिए, 1956 से पहले हमारे यहाँ पार्ट सी और पार्ट डी जैसे अजीबोगरीब कैटेगरी वाले राज्य हुआ करते थे, जो ब्रिटिश राज की देन थे। यह सिस्टम काफी उलझा हुआ था, तो 1956 में इस पुराने सिस्टम को खत्म कर दिया गया और एक नया, ज्यादा सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम लाया गया, जिसे नाम दिया गया यूनियन टेरिटरी। ये उन इलाकों के लिए था जो या तो बहुत छोटे थे, या आर्थिक रूप से खुद को नहीं चला सकते थे, या फिर देश के लिए इतने जरूरी थे कि उन्हें एक पूरे राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता था। ठीक है, तो ये बन तो गए, पर सवाल ये है कि इन पर असल में राज कौन करता है, इन्हें चलाता कौन है। वैसे तो नाम में ही जवाब छिपा है, केंद्र। पर यह कंट्रोल असल में काम कैसे करता है? इसे एक चेन की तरह समझिए, जो आर्टिकल 239 में बताई गई है। इस चेन में सबसे ऊपर हैं देश के राष्ट्रपति। अब वो हर जगह खुद तो जा नहीं सकते, इसलिए वो हर यूनियन टेरिटरी में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। इसी प्रतिनिधि को दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और लक्षद्वीप जैसी जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। और ये सिर्फ नाम के पद नहीं है, असल में ये केंद्र की आंखें और कान बनकर काम करते हैं, ये पक्का करने के लिए कि केंद्र की नीतियां वहां ठीक से लागू हों। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो समझ आ गई, लेकिन कानून कौन बनाता है? और अगर कोई विवाद हो तो न्याय के लिए कहाँ जाएं? यहां पर तस्वीर थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। हमारे संविधान की यही तो खूबसूरती है कि यहां एक साइज सब पर फिट वाला फॉर्मूला नहीं है। आर्टिकल 241 संसद को यह पावर देता है कि वो हर यूटी के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से न्यायिक व्यवस्था बनाए। इसीलिए दिल्ली जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स इलाके का अपना हाई कोर्ट है, जबकि लक्षद्वीप जैसे छोटे से इलाके के लिए केरल हाई कोर्ट की मदद लेना ज्यादा प्रैक्टिकल और किफायती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि सारे केंद्र शासित प्रदेश एक जैसे ही हैं। नहीं, संविधान ने कुछ को दूसरों से कहीं ज्यादा पावर और आजादी दी है, इतनी कि वो लगभग राज्यों जैसे ही लगते हैं। जी हां, आर्टिकल 239A की वजह से दिल्ली और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विधानसभा होती है। मतलब वहां लोग अपनी सरकार के लिए वोट करते हैं, उनके अपने मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं। ये उन्हें एक तरह से आधे राज्य जैसा दर्जा देता है। ये केंद्र के सीधे कंट्रोल और एक पूरे राज्य के बीच का एक बहुत ही अनोखा संवैधानिक मॉडल है। और इन सब में दिल्ली का मामला तो सबसे अलग और सबसे जटिल है। आर्टिकल 239AA के तहत यहां हमेशा पावर को लेकर एक खींचतान चलती रहती है। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन से जुड़े मामले केंद्र सरकार के हाथ में हैं। लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी जैसे रोजमर्रा के मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार संभालती है। और इसी वजह से अक्सर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की खबरें आती रहती हैं।
तो कुल मिलाकर आज की तारीख में हमारे पास ऐसे 8 क्षेत्र हैं। अंडमान निकोबार के स्ट्रेटेजिक द्वीपों से लेकर लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों तक, चंडीगढ़ के प्लांट शहर से लेकर दमन और दीव की पुर्तगाली विरासत तक, हर एक की अपनी एक कहानी है और देश के लिए अपनी एक अलग अहमियत है। तो इतना सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है या आज के भारत में भी इसकी कोई असली अहमियत है? आखिर ये सिस्टम देश की एकता और प्रशासन के लिए इतना जरूरी क्यों है? अगर इसे सिंपल शब्दों में कहें तो ये सिस्टम हमारे संविधान का एक मल्टीपर्पस टूल है। ये एक ही वक्त पर देश की सुरक्षा भी देखता है और अलग-अलग संस्कृतियों को भी बचाता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो एक तरफ केंद्र को जरूरी कंट्रोल देता है तो दूसरी तरफ दिल्ली जैसी जगहों पर लोगों की आवाज को भी जगह देता है। ये दिखाता है कि भारत का संघीय ढांचा कितना लचीला है, कितना फ्लेक्सिबल है। पर केंद्र शासित प्रदेशों की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो हाल में बदलाव हुए हैं, उन्होंने इस पूरे सिस्टम को एक बार फिर से नेशनल डिबेट के सेंटर में ला दिया है। जैसे जैसे भारत बदल रहा है, इन इलाकों का रोल भी बदल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में हमें और भी केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे या फिर कुछ मौजूदा यूटीज को पूरे राज्य का दर्जा मिल जाएगा? ये वो बहस है जो आने वाले वक्त में भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का भविष्य तय करेगी।